अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट देखते हैं। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, यानी दो तरह के ब्याज निकाले जाते हैं। दो से ज़्यादा भी हैं, आप क्लास 10th में चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। और भी टाइप इन्वॉल्व हो जाएंगे इंटरेस्ट निकालने के। अभी हम दो तरीके देखते हैं, ठीक है। पहले तरह का इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे तरह का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। पहले तरह का इंटरेस्ट क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरे तरह का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप अपने जूनियर क्लासेस में ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं? किए हैं ना? किए होंगे, ठीक है। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पर काम नहीं करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन थोड़ा सा दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में तो आए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। समझ आया? सबसे पहली चीज़ याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो थोड़ा सा होता है, छोटा। समझ आया? और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आता है वो ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट आता है। समझे? ये अलग अलग टाइप के अकाउंट में ये इंटरेस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बैंक में अगर आपके खाते हैं, अकाउंट्स हैं, तो एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट्स, बचत खाता। सुने हैं? बचत खाता, सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। समझे? आपके खाते हैं बैंक में कि नहीं है? अभी आप लोग छोटे छोटे हैं ना, जॉइंट अकाउंट हो सकता है आपका, ठीक बात। लेकिन अगर आपका बैंक का अकाउंट सेविंग अकाउंट्स है तो उसमें जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, ब्याज जो मिलता है उसमें, वो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाता है ना। और अगर आपने कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट किया है, यानी आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है बैंक में, तो उसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज मिलेगा। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ब्याज ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ब्याज लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा बनता है इसमें। समझ आया? और सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कम रहता है। समझ में आई बात? तो किस में ब्याज ज़्यादा अच्छा मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। समझ आया? ठीक है। इसके बाद इसमें छोटा सा लॉजिक एक और समझिए। जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपया लोन लिया है बैंक से। कितना? 2 लाख रुपया लोन लिया है और बैंक वाला बोला है ठीक है हम लोन देंगे, 8% ब्याज लेंगे आपसे हर साल। कितना लेंगे? 8% के रेट से हर साल ब्याज लगेगा। सिर्फ हम ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताएंगे कि 2 लाख का 8% कितना होता है, रफ में करके जल्दी से। 2 लाख का 8%, जल्दी से बताइए कितना होता है 2 लाख का 8%? हाँ, तो कितना होता है 2 लाख का 8%? 16,000, 16,000 रुपया। तो बैंक वाले ने कहा ठीक है हम आपको ब्याज दे रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं 2 लाख रुपया। ध्यान से सुनिएगा ना, लोन कितना रुपया का दिया? 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट हमसे 1 साल में कितना लेगा वो? 8%, है ना। 8% लेगा 1 साल में। तो दिया 2 लाख है, तो 2 लाख का 8% कितना होता है? इतना 16,000 रुपया लगेगा, लगेगा ना। तो इतना ब्याज हमको लगता है, ठीक है। अब पहले साल हमने वो पैसा पटा दिया। कितना पटाया ब्याज? ब्याज 16,000 लगेगा, हमने पटा दिया, ठीक है। अगले साल हम नहीं पटा पाए। कितना देना था ब्याज? साल के आखिरी में ब्याज देना रहता। जैसे मैंने जनवरी में पैसा निकाला, कब निकाला लोन? जनवरी में लिया, तो 12 महीने कब होंगे? दिसंबर में जाके होंगे। तो दिसंबर में आखिरी में या जनवरी स्टार्टिंग में मुझे क्या देना है? ये ब्याज देना है। 16,000 रुपया हर साल ब्याज के तौर पे मैं दूंगा, ठीक बात। तो 1 साल मैंने ब्याज पटा दिया 16,000।
दूसरा साल जब आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं पटा पाया, ठीक है। अब तीसरे साल में गया, आखिरी में, तीसरे साल आखिरी में गया, क्योंकि आखिरी में ब्याज जमा होता है, तो मुझे तीसरे साल कितना पैसा देना चाहिए? एक साल का ब्याज कितना लगता है? 16,000। एक साल तो मैं पटा दिया, दूसरे साल फिर पटाना था 16,000, नहीं दे पाया। तीसरा साल आ गया, तीसरे साल और 16,000 दूंगा, तो जब मैं ब्याज पटाने जाऊंगा तीसरे साल तो मुझे कितना देना पड़ेगा? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 16,000 रुपया पटा दिए पहला साल, फर्स्ट ईयर, ठीक है। दूसरा साल जब चालू हुआ, मुझे क्या पता है कि एक साल में कितना ब्याज देना है? 16,000। दूसरा साल जब आया तो इतना पैसा मुझे पटाना था, मैं नहीं पटा पाया। तीसरा साल आ गया, तीसरे साल एक साल का ब्याज कितना लगता है? 16,000, है ना। अब मैं तीसरे साल जा रहा हूँ पटाने, ये पैसा भी बकाया है, ये पैसा भी बकाया है, मुझे कितना जमा करना चाहिए? कितना? 32,000 इतना जमा करना चाहिए, करना चाहिए ना। लेकिन जब मैं 32,000 निकाल के देता हूँ बैंक मैनेजर को, तो वो बोलता है और दीजिए, समझे ना, 1,000 कुछ रुपया और दीजिए। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो 32,000 होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर साल मुझे 16,000 लगता है ब्याज। मैंने आपसे 2 लाख रुपया लिया है, 2 लाख का 8% मैं ब्याज देता हूँ, तो एक साल का ब्याज कितना बनता है 8% के हिसाब से? 16,000। पहले साल तो आपने 16,000 लिया था, पिछले साल में नहीं पटा पाया तो 16,000 नहीं पटाया, इस साल का और ले लो 16,000, पिछले साल का और इस साल का, तो 32,000 दे रहा हूँ। उसने कहा और दो, समझे ना। हमने कहा कितना? तो उसने कहा 33,000 कुछ रुपया दो, जबकि मेरे हिसाब से कितना हो रहा है? 32,000। तो मैंने कहा भैया 33,000 क्यों दूँ मैं, 33,000 क्यों दूँ, 33,000 कुछ रुपया क्यों दूँ? उसने कहा सर देखिए ऐसा है, हम आपसे 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आपसे 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। आपने क्या किया है, दूसरे साल इतना पैसा पटाना चाहिए था, आपने नहीं पटाया, समझे ना। तो ये पैसा और ये वाला पैसा दोनों मिल के क्या बन गए? अब ये प्रिंसिपल बन गया। अब आपका सिर्फ 2 लाख रुपया नहीं रहा ना, पहले 2 लाख रुपया टोटल था, तो उसका 8% आप 16,000 ब्याज देते थे। अभी 2 लाख तो है, लेकिन अभी 16,000 और चढ़ गया उसके ऊपर, क्योंकि ये आपने नहीं पटाया ना, तो ये 16,000 इसमें जुड़ जाएगा, तो पैसा बढ़ गया कि नहीं? और बढ़ेगा तो उसका 8% ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? बोलो बोलो ना। 2 लाख का 8% 16,000 है। इस साल तो हमने पटा दिया, अगले साल जैसे आए 16,000 नहीं पटाए, है ना। तीसरे साल जब हम पहुँचे तो हम बोलते हैं 32,000 लो। उसने कहा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि पिछले साल आपने पैसा नहीं पटाया है, वो पैसा जो आपने नहीं पटाया है वो इसमें जुड़ के बढ़ जाएगा ना। इतना आपको देना था, इतना तो देना ही है, ये भी देना है, तो 2,16,000 हो गया टोटल। कितना हो गया? ये 16,000 नहीं पटा ना अगले साल, दूसरे साल 16,000 नहीं पटा है, तो टोटल पैसा कितना हो गया ना पटा हुआ? 2 लाख और 16,000 हो गया। तो अब कितना देना है ब्याज? 8%। पहले सिर्फ 2 लाख होता था, 16,000 दे देते थे, 2 लाख बचता था, 2 लाख का 8% 16,000, इसलिए 16,000 देते थे। अब ये 16,000 नहीं पटा, तो टोटल पैसा कितना हो गया? 2,16,000। और 2,16,000 का 8% क्या 16,000 आएगा कि ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा। तो ये वाला पैसा ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, बढ़ा ना। और इस साल का आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तीसरे साल, समझ रहे हैं। तब दोनों मिला के आप हमको कितना दीजिए? 33,000 कुछ रुपया दीजिए। हम आपसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं क्या? हम तो 8% ही ले रहे हैं, आप ही नहीं जमा किए हो तो इसमें बढ़ गया है, तो इसका 8% ज़्यादा हो गया है, हम तो 8% ही ले रहे हैं। समझ आया? ये जो इंटरेस्ट होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। समझ आया? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कुछ पैसा है, जैसे बैंक का मिसाल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल। आपने बैंक में खाता खोला है, खाता खोले, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है। कितना? 10,000 रुपया है। बैंक आपको ब्याज देती है, मान लो 10% ब्याज देती है एक साल में। कितना? तो 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? अरे ओरल कैलकुलेशन है ये। कितना? 10,000 का 10%, 10% ऑफ 10,000, 100 रुपया।
समझ आया? तो 1 साल के बाद बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे देगी? 100 रुपया। तो मेरे खाते में अब कितना रुपया पड़ा रहेगा? 10,000 तो मैंने जमा किया, 100 रुपया उसने ब्याज दे दिया, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 ही रहा कि 10,000 100 रुपया हो गया? 10,000 100 रुपया हो गया। अब ये बन गया नया प्रिंसिपल। इंटरेस्ट किस पर देते हैं? प्रिंसिपल पर। पहले प्रिंसिपल कितना था? 10,000, तो उसका 10% दे दिया, कितना? 100 रुपया। तो अब टोटल कितना हो गया मेरे खाते में? 10,100 रुपया। अब ये है, अब ये 1 साल तक पड़ा है 10,100 रुपया। अब जब अगला साल आएगा वो फिर कितना ब्याज देंगे? 10%। लेकिन किसका 10%? जो मेरे खाते में है। अब मेरे खाते में कितना है? 10,100 रुपया। तो 10,100 रुपया का 10% क्या 100 रुपया होगा या उससे ज़्यादा होगा? तो अब जो ब्याज मिलेगा वो 100 रुपया से ज़्यादा मिलेगा। मिला और वो जुड़ गया, अब पैसा और बढ़ गया, तो ये प्रिंसिपल हो गया। अब 10% मिलेगा तो इसका मिलेगा। समझ रहे? ये वाले जो ब्याज होते हैं जो जुड़ते जाते हैं और वो नया प्रिंसिपल बन जाता है, फिर इस पर 10% मिलता है, फिर वो नया प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पर ब्याज मिलता है। ये वाले ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? और अगर हम बोलें आपको कि हमने आपको 10% ब्याज देना है, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं देंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला देंगे, समझे ना? मेरे खाते में 10,000 है, तो 10,000 का 10% वो कितना देंगे? 100 रुपया। तो इस साल कितना आएगा मेरे खाते में ब्याज? सिर्फ 100 रुपया। अगले साल जब आएगा तो अगले साल फिर वो कितना देंगे? 100 रुपया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अब ये जो 100 रुपया ऐड होके 10,100 रुपया हो गया है, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो मिनिमम प्रिंसिपल आपका शुरू में था उसी पर वो ब्याज देता जाएगा, और उसमें चाहे करोड़ों रुपए जमा हो जाए, लेकिन वो ब्याज जब भी देगा 10%। किसका 10% देगा? वो जो 10,000 आपका था उसका देगा। समझ रहे? तो हर साल 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया ब्याज आता जाएगा। पैसा आपका कितना भी होता जाए उसमें उसका 10% नहीं मिलेगा। 10% किसका मिलेगा? जो प्रिंसिपल आपने शुरू में जमा किया। ये कौन सा ब्याज है? सिंपल इंटरेस्ट वाला। समझ आया डिफरेंस दोनों में? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। ये समझ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? बोलिए, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझ लीजिए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैं इसके फॉर्मूले पर नहीं जा रहा। फॉर्मूला किससे बनता है? सिंपल इंटरेस्ट से ही बनता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। क्यों? अमाउंट क्या है? वो पैसा जिसमें इंटरेस्ट जुड़ के मिला है आपको, उसमें जितना आपने जमा किया है घटा दीजिए, तो क्या बचेगा? जो बढ़ के मिला है। और बढ़ के क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज आ जाएगा। वो ब्याज आ गया तो वो वाला पैसा, जैसे मान लीजिए 10,000 हमने जमा किया, 1 साल के बाद कितना हो गया? 10% मिला तो 10,100 रुपया। तो 10,100 रुपया में ब्याज लग गया है कि नहीं? 100 रुपया जुड़ा है ना। तो अगर ब्याज जुड़ गया है तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? अमाउंट। और आपने जो जमा किया उसको क्या बोलते हैं? ये बिना इंटरेस्ट वाला पैसा है, बिना ब्याज वाला पैसा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। ये है 10,100 रुपया, ये है 10,000। 10,000 क्या है? जो आपने जमा किया है। और 10,100 रुपया क्या है? जो आपको मिला है ब्याज। समझे? तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आएगा? 10,100 रुपया में 10,000 घटा दिए तो क्या आया? 100। और 100 रुपया क्या था? ब्याज। ये आ गया ब्याज। तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अमाउंट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है अमाउंट का, दिस इज प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ये हुआ अमाउंट की जगह क्या लिखा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ये अमाउंट की जगह आया ये, और माइनस के बाद ये है प्रिंसिपल। समझ आया? तो यहाँ भी प्रिंसिपल, यहाँ भी प्रिंसिपल, हम चाहें तो कॉमन ले लें। तो हमने प्रिंसिपल कॉमन लिया, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो इसमें से अगर P निकल गया तो कौन बचा? दिस इज 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, और यहाँ से P आ गया तो कौन बचा? 1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट किसका बन गया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। समझ आ रहा है? ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला तैयार हो गया?
कंपाउंड। ये है प्रिंसिपल जो आप जमा करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ये है रेट, जिस रेट से आपको बैंक ब्याज देती है, और ये है टाइम, समझ आया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते तो पहले क्या निकालेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते तो पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला है ये निकल जाएगा। इधर ध्यान दो, पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट कुछ पैसा आएगा। अमाउंट क्या चीज होती है जिसमें ब्याज जोड़ दिया जाता है, तो ये ब्याज वाला पैसा है। ब्याज वाले पैसे में से आपका प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो फिर ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो फिर ऐसे निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो आप चाहे अमाउंट निकाल लीजिए अलग से, और जब ये आ जाए तो उसमें से क्या घटा दीजिए, प्रिंसिपल, तो क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। और आप अगर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बना तो ये इसी से ही है। समझे कि नहीं समझे। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ताकि हमको बात ज़्यादा क्लियर समझ में आए, ठीक बात। तो ये नोट करें, तो फिर स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 4।